नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश इलाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकने वाली एल लंबाई की एक समान अवितान्य डोरी के सिरों पर लगी कड़ियां एक स्थिर रुक्ष क्षैतिज छड़ पर फिसलती हैं, जिसका घर्षण गुणांक म्यू है। सिद्ध कीजिए कि ये सिरे विरामावस्था में निम्नलिखित अधिकतम दूरी पर होंगे। तो ये हमें वो डिस्टेंस प्रूफ करनी है। तो जो हमारी रोड है, छड़ है, वो हॉरिजॉन्टल है और रफ है। तो ये मान लीजिए हमारे पास कोई रोड है जो कि क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है और रफ रोड है। तो स्मूथ रोड के लिए म्यू है, जो घर्षण गुणांक का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू 0 होती है। लेकिन रफ रोड के लिए म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास म्यू प्रेजेंट है और म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे रोड कैसी है, रफ रोड है। और रफ रोड है तो इसका मतलब कैसा होगा, यहाँ पे इसमें घर्षण विद्यमान होगा। अब हमारे पास एल लंबाई की कोई डोरी दे रखी है और इसके सिरों पर कड़ियां लगी हुई हैं। तो ये इस पे लिंक्स लगे हुए हैं और ये कोई डोरी है जिसकी लेंथ है वो एल है। अब ये जो डोरी है वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटक रही है, यानी अंडर ग्रेविटी ये लटकी हुई है। तो अगर अंडर ग्रेविटी लटकी हुई है तो ग्रेविटी के कारण ये है, इसका जो भार है नीचे की ओर जाएगा, और अगर भार नीचे की ओर जाएगा तो जो सिरे हैं वो अंदर की ओर आने का प्रयास करेंगे। तो ये सिरे अंदर की ओर गति करेंगे, और जब सिरे अंदर की ओर गति करेंगे तो घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो अगर ये सिरा अंदर आ रहा है, ये सिरा भी अंदर आ रहा है, तो जो घर्षण बल है वो इसको रोकने का प्रयास करेगा और वो इसके ऑपोजिट साइड में लगेगा, तभी इसको रोक पाएगा। वरना अगर घर्षण बल भी इधर होता तो ये दोनों आके एकदम से मिल जाते। तो भार के कारण कड़ियां अंदर की ओर गति करने का प्रयास कर रही हैं और घर्षण बल इनको रोकने के लिए इसकी विपरीत दिशा में लगा हुआ है। और रोड में लंबवत प्रतिक्रिया जो आर है वो रोड के लंबवत और ऊर्ध्वाधर समतल में लगी हुई है। हमने BCD कोई डोरी ली है और जिसके सिरों पर B और D क्या लगे हुए हैं, लिंक लगे हुए हैं, कड़ियां लगी हुई हैं, जिनके अंतर्गत ये इस रफ रोड पे ये डोरी है वो फिसल सकती है। ये जो डोरी है वो अंदर की साइड फिसलेगी। उसका रीजन क्या है कि डोरी में भार है और ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई है। तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई और इसमें भार है, तो भार नीचे की ओर काम करेगा, और भार नीचे की ओर काम करेगा तो डोरी अंदर की ओर आएगी। डोरी अंदर की ओर आएगी तो डोरी की गति होगी वो इस साइड में होगी और इस साइड में होगी, और डोरी गति साइड में होगी तो घर्षण बल इनके विपरीत दिशा में इस साइड में लगेगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माना BCD एक अवितान्य डोरी है जिसकी लंबाई L है एवं यह डोरी गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत या गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई। अब ये डोरी गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई है और हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में कैटनरी की कि अगर कोई भी डोरी गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकती है तो वो कैटनरी के रूप की होती है। तो इसका जो फॉर्म होगी वो किस रूप में होगी, कैटनरी की फॉर्म में होगी। तो दिस इंप्लाइज जो BCD है कैटनरी के रूप में होगी। जहां C डोरी का न्यूनतम बिंदु है। तो वेयर C इज न्यूनतम बिंदु है। तो C डोरी का न्यूनतम बिंदु हो गया। B और D है, इस पॉइंट पे जो एंड पॉइंट है यहाँ पे, इस पे लिंक लगे हुए हैं, एन कड़ियां लगी हुई हैं। डोरी के सिरों B तथा D पर कड़ियां लगी हुई हैं।
जो कि रुक्ष क्षैतिज छड़ पर फिसलती हैं। तो जो हमारी रफ रोड है उस पे ये जो कड़ियाँ लगी हुई हैं बी और डी पॉइंट पे वो फिसल रही हैं, तो इनकी गति होगी वो इस साइड में होगी और इस साइड में होगी। तो घर्षण बल है वो इनके ऑपोजिट साइड में बाहर की साइड, और यहाँ पे इधर इस साइड में, ये इस साइड में इसके घर्षण बल लगा हुआ है। दोनों ही पॉइंट पे हमें जो अभिलंब प्रतिक्रिया होती है वो लगी हुई है, वो रोड के लंबवत होगी, और इसको मैंने कहा कि अभिलंब प्रतिक्रिया कितनी है, आर है। तो ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जब कड़ियाँ इस साइड में फिसलेगी, ये जो सिरा इस साइड में फिसलेगा और ये जो सिरा इस साइड में फिसलेगा, तो इस सिरे की अगर हम बात करें तो ये सिरा इस साइड में फिसलेगा, घर्षण है वो गति के विपरीत दिशा में लगेगा तो उस साइड में लगेगा, तो घर्षण इसकी गति को रोकेगा, और गति जैसे जैसे इसकी कम होती जाएगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा वहाँ पे इसकी गति क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस स्थिति को में जो घर्षण बल लगा होता है उसे हम बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। तो ये जो सीमांत घर्षण बल की अवस्था में इनके बीच की डिस्टेंस होगी बी और डी, जो कि अधिकतम दूरी होगी। तो हमें जो दूरी ज्ञात करनी है वो क्या ज्ञात करनी है, बी डी ज्ञात करनी है। तो हमें बी डी ज्ञात करनी है, तो बी डी कब ज्ञात करेंगे, जब ये डी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये दोनों किस में हो, विरामावस्था में हो, एट रेस्ट हो। ठीक है, तो विरामावस्था में सिरों बी तथा डी पर निम्नलिखित तीन बल कार्य करते हैं। तो निम्नलिखित तीन बल कौन कौन से कार्य करेंगे, पहला अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन, जो कि क्या है, इस रोड के क्या परपेंडिकुलर है। दूसरा जो घर्षण बल है वो गति की विपरीत दिशा में यानी फ्रिक्शन फोर्स है, म्यू आर। और तीसरा जो भी पॉइंट है उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश तनाव। तो अगर यहाँ पे ये बिंदु डी है और ये बिंदु ई है, तो डी की डायरेक्शन में हमारा जो टेंशन है वो टी। तो ये तीन बल इस पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हमारे कड़ियाँ हैं जो लिंक्स है बी और डी, इन पे तीन फोर्स काम करेंगे, तीन बल काम करेंगे। पहले फोर्स की बात करें तो ऊर्ध्वाधर समतल में छड़ के लंबवत अभिलंब प्रतिक्रिया आर, यानी जो ये वर्टिकल प्लेन है इसमें इस रोड के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल रिएक्शन आर है वो काम करेगा, पहला फोर्स। सेकंड फोर्स की बात करें तो कड़ियों की गति की विपरीत दिशा में घर्षण बल म्यू आर। तो कड़ियों की गति की दिशा क्या है, अगर इस पॉइंट की बात करें तो इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, और इस पॉइंट की बात करें तो इस साइड में है। तो अगर इसकी बात करें तो घर्षण बल उस साइड में काम करेगा। तो जो मोशन की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर काम करेगा। और थर्ड बात करें तो स्पर्श रेखा के अनुदिश तनाव टी। तो इस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा यानी अगर डी ई की बात करें तो डी से ई की ओर टेंशन टी काम करेगा। ये तीन फोर्स इस पॉइंट डी को क्या करेंगे, विरामावस्था में लाएंगे, और यही तीन फोर्स पॉइंट बी पे काम करेंगे। तो टी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आर और अगर म्यू आर का परिणामी अगर हम कुछ भी कहें, मान लीजिए एस कहते हैं, तो उसकी डायरेक्शन और टी की डायरेक्शन दोनों एक ही लाइन में करेंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। टेंशन है वो डी की डायरेक्शन में काम करेगा, और जो इनका परिणामी है म्यू आर और म्यू आर का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ई से डी आर डायरेक्शन में काम करेगा, और वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो जब ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो हमारी ये जो कड़ियाँ हैं विरामावस्था में आ जाएंगी, और उस टाइम जो इनके बीच में दूरी होगी वो हमें ज्ञात करनी है, यानी बी डी ज्ञात करनी है। तो विरामावस्था में सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर यहाँ ऊपर की ओर यानी वर्टिकली अपवर्ड आर काम कर रहा है तो नीचे की ओर कौन सा बल इसको बैलेंस करेगा, और अगर घर्षण बल म्यू आर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो क्षैतिज डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ कौन सा फोर्स काम करेगा, ताकि ये एक दूसरे को क्या करें, बैलेंस करें। तो हम टी के दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक वर्टिकली डाउनवर्ड जो इसको आर को बैलेंस करेगा, और एक हॉरिजॉन्टली इस साइड में जो कि म्यू आर को बैलेंस करेगा।
तो अगर ये एंगल साई है, हमें पता है कि किसी भी बिंदु पे स्पर्श रेखा लेते हैं वो कोण हमेशा साई लेते हैं। तो ये एंगल साई है, यहाँ से इस पे हमने परपेंडिकुलर डाला तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया डी ई, और अगर इसको मैं एफ कहूँ तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये कोण हम ज्ञात करें तो ये जो कोण ज्ञात होगा वो होगा 90 माइनस साई, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, और वो तभी संभव है जब एक कोण साई है तो दूसरा कितना हो, उसका 90 माइनस साई, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम उसका ज्ञात करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो बाकी दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी उसके पूरक कोण होते हैं। तो अगर ये 90 माइनस साई है तो इसका टी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लें तो हमें मिलेगा टी कोस 90 माइनस साई। तो ये जो टी का कंपोनेंट है, टी का घटक है, इसको जो आर है वो बैलेंस कर रहा है, यानी एक दूसरे को ये बैलेंस कर रहे हैं, तो इसके बराबर आएगा आर। तो ये काम कर रहा है ऊपर की साइड, ये काम कर रहा है नीचे की साइड, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तथा टी साइन 90 माइनस साई, तो टी साइन 90 माइनस साई, तो अगर हम साइन का कंपोनेंट लेंगे तो वो इस साइड में आएगा, और एंगल 90 माइनस साई है तो एंगल 90 माइनस साई लेना पड़ेगा, इक्वल टू वो बैलेंस करेगा घर्षण बल को, फ्रिक्शन फोर्स को। तो ये बल है वो ये इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और घर्षण बल उस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर मैं 90 माइनस साई के स्थान पे ये जो कोण है जिससे घर्षण कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, जिससे मोस्टली लैम्डा से डिनोट करते हैं, अगर मैं ये लैम्डा काम में लेना चाहूँ तो लैम्डा और 90 माइनस म्यू, 90 माइनस साई और लैम्डा ये दोनों इक्वल हैं इस क्वेश्चन में। तो आप चाहो तो लैम्डा लेके भी सोल्व कर सकते हो और आप चाहो तो 90 माइनस साई लेके भी सोल्व कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये लैम्डा वो यूज में नहीं ले रहा, आंसर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको और सोल्व करें तो टी साइन साई इक्वल्स टू आर तथा टी कोस साई इक्वल्स टू म्यू आर। तो कोस 90 माइनस साई बराबर साइन साई और साइन 90 माइनस साई बराबर कोस साई। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो पहले मैंने इसे इक्वेशन 1 का, इसे कहा इक्वेशन नंबर 2, तो मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे रहा हूं, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें, तो अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा टी साइन साई अपॉन टी कोस साई इक्वल्स टू आर अपॉन म्यू आर। आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, इसे और सोल्व किया तो साइन साई अपॉन कोस साई टेन साई, और इसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन म्यू, इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 3। तो मुझे टेन साई की वैल्यू मिल चुकी है। अगर मुझे सेक साई की वैल्यू लिखनी है तो सेक साई की वैल्यू मैं इससे इजीली लिख सकता हूं, क्योंकि सेक साई बराबर होता है √1 + tan स्क्वायर साई। हमें जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे रखी है वो L दे रखी है, तो अगर हम हाफ पार्ट लें तो L/2 होगी, यानी आर्क लेंथ CD है वो L/2 है। और अगर मैं इंट्रिंसिक इक्वेशन यानी अगर मैं नए समीकरण काम में लूं तो बिंदु B या D किसी के लिए भी, तो बिंदु D के लिए, तो बिंदु D के लिए मुझे मिलेगा S की वैल्यू है L/2, L/2 इंटू C tan साई। इससे मुझे मिल जाएगा L/2 इक्वल टू C अपॉन म्यू। चूंकि हमने tan साई की वैल्यू कितनी प्राप्त की है 1 अपॉन म्यू, अगर वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो मुझे C अपॉन म्यू मिल जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तिरछा गुणा करें, तो L इंटू म्यू इक्वल टू 2C, यानी हमें 2C की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हुई है L इंटू म्यू, इक्वेशन नंबर 4। आप C की वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हो, तो ये 2 यहाँ अपॉन में आ जाएगा। बात एक है क्योंकि हमें वैल्यू 2C की पुट करनी पड़ेगी और C की वैल्यू भी पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब है विरामावस्था में, विरामावस्था में जो अधिकतम दूरी है, यानी हमें जो ज्ञात करनी है वो ज्ञात करनी है महत्तम विस्तृति, मैक्सिमम स्पेन।
और ये है बी से लेकर डी डिस्टेंस यानी बी डी, तो इसकी वैल्यू होगी बी डी। बी डी को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एम डी, और एम डी का मतलब 2 इंटू एक्स। और x का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, अगर हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन या प्राचलिक समीकरण याद है तो x की वैल्यू होगी 2 पहले से है, x की वैल्यू c इंटू लॉग सेक साई प्लस टेन साई। लेकिन हमें जो आंसर है उसमें 2c की वैल्यू पता है, या c की वैल्यू मान लीजिए, टेन साई की वैल्यू पता है, तो सेक साई को पहले टेन साई के पदों में लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा 2c लॉग रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर साई प्लस टेन साई, और टेन साई की वैल्यू और 2c की वैल्यू पुट करें तो 2c की वैल्यू तो हो गई l इंटू म्यू या म्यू इंटू एल, बात एक ही है, लॉग, और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो 1 प्लस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन म्यू। अगर मैं इसको सोल्व करके और म्यू एलसीएम लूँ तो मुझे इससे मिलेगा म्यू एल लॉग रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन म्यू। हमें आंसर में 1 पहले दे रखा है तो इसे हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं म्यू एल इंटू लॉग 1 प्लस रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू। और ये हमें प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर दिया है।